हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का पेपर, जिसका कोड है 346 FT। ये दूसरा सेट है। इससे पहले हमने सेट 1 और सेट 6 और 7 यानी कुल 3 सेट सॉल्व किए हैं और ये चौथा सेट हम सॉल्व कर रहे हैं। इस सेट का आज ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने सवाल नंबर 4 के सभी खंड को सॉल्व किया है और उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है इसमें सवाल नंबर 5 और 6 पर चर्चा करेंगे। सवाल दिया हुआ है आदर्श अमीटर और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। अमीटर और वोल्ट मीटर को क्रमशः परिपथ के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। तो इसका जवाब हमने लिख दिया है, यहाँ पे आप देख लीजिए। जवाब है आदर्श अमीटर का पाठ्यांक 0 और आदर्श वोल्ट मीटर का पाठ्यांक अनंत होता है। ये इसके पहले पार्ट का जवाब हो गया। अमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में इसलिए लगाते हैं ताकि संपूर्ण धारा इसमें से होकर जाए, और वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापता है, इसलिए हम वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे दो बात पूछी थी। पहला तो यहाँ पे पूछा था अमीटर और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना होता है यहाँ पे, और यहाँ पे अमीटर का यहाँ पे पाठ्यांक ना लिख के हमें ये लिखना था, ये गलत हो गया। यहाँ पे चाहिए प्रतिरोध और यहाँ पे भी चाहिए प्रतिरोध। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अमीटर को हम परिपथ के श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ते हैं ताकि पूरी धारा इसमें से होकर जा सके, जबकि वोल्ट मीटर को दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापना होता है, इसलिए हम उसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो यह 5वें के पहले पार्ट का जवाब। और उसके बाद एक इसमें न्यूमेरिकल है, दूसरा खंड है। एक कुंडली का प्रेरकत्व 0.4 हेनरी एवं प्रतिरोध 10 ओम है। ये 30 हर्ट्ज और 6.5 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ी है। इस परिपथ में व्यय औसत शक्ति की गणना करो। तो यही सवाल और कुछ किताबों में छपा है, वहाँ पे ये 50 हर्ट्ज लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया ऑलरेडी, उसमें हमने फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज मान के सॉल्व किया है, लेकिन यहाँ पे हमने दोनों का जवाब लिख दिया। अगर आप 30 हर्ट्ज मान के सवाल सॉल्व करते हो और बाकी सब कुछ सेम रहता है तो जवाब इसका आएगा 0.07310। लेकिन यहाँ पे हमने 50 हर्ट्ज पर सॉल्व किया है। तो सवाल में दिया था प्रेरकत्व यानी L की वैल्यू 0.4 हेनरी, प्रतिरोध R की वैल्यू 10 ओम, आवृत्ति F की वैल्यू 50 हर्ट्ज, VRMS दिया था 6.5 वोल्ट। तो सबसे पहले हमें निकालना है प्रेरकीय प्रतिघात, जिसे हम XL से लिखते हैं। सूत्र होता ओमेगा L। ओमेगा का सूत्र होता 2πf इंटू L। तो 2 गुणे पाई का मान 3.14, F का मान 50 और L का मान 0.4। अगर आप 30 हर्ट्ज पे लगाओगे तो यहाँ 50 की जगह पे आपको 30 लिखना होगा। तो हमने 50 रखा और सॉल्व किया तो 125.6 आया, ये इतना ओम हो गया। अब प्रतिबाधा Z निकालनी है, जो कि होता है √R² प्लस XL का स्क्वायर। R की वैल्यू 10 है, उसका वर्ग, और XL ये जो निकल गया इसका वर्ग। इन सबको सॉल्व करके वर्गमूल निकालेंगे तो 125.99 आएगा, यानी लगभग 126। अब हमें निकालना होगा शक्ति गुणांक, जिसको हम cos फाई कहते हैं। तो cos फाई की वैल्यू होती है R/Z। यहाँ R की वैल्यू 10 है और Z अभी निकाल लिया, ये इतना, ये ओम है। अब औसत शक्ति का सूत्र होता है VRMS IRMS इंटू cos फाई, या IRMS को हम लिख सकते हैं VRMS/Z। तो 2 बार VRMS मतलब VRMS का स्क्वायर बाई Z। तो हमें VRMS मालूम है 6.5, उसका वर्ग करेंगे और ये जो Z निकल गया इससे डिवाइड कर देंगे और इंटू cos फाई। सारी वैल्यू रखने के बाद जो जवाब आएगा वो जवाब भी यहाँ नीचे लिखा हुआ है, वो है 0.02266 वाट। और अगर आप वहाँ पे 30 ले लेते हो तो जवाब आएगा 0.7310 वाट। ये 5वें के दूसरे खंड का जवाब है। तो इसमें ढेर सारा गुणा भाग करना था, इसलिए हमने इसको सॉल्व कर दिया है। बाकी यही इसका प्रोसेस है।
इसी तरीके से आपको सवाल लगाना है। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, सवाल है मैक्सवेल की विस्थापन धारा की व्याख्या कीजिए और इसका समीकरण लिखिए एवं इसके एवं चालन धारा के बीच कालांतर कितना होगा। ये है। तो सवाल है विस्थापन धारा वह धारा है, इस सवाल का जवाब विस्थापन धारा वह धारा है जो विद्युत क्षेत्र अर्थात विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से उत्पन्न होती है। संधारित्र युक्त परिपथ में दोनों प्लेटों के बीच की धारा की व्याख्या करने के लिए हम विस्थापन धारा की परिकल्पना करते हैं। यानी मैक्सवेल ने विस्थापन धारा की परिकल्पना इसीलिए की थी कि संधारित्र जैसी दो प्लेटों के बीच आखिर विद्युत धारा कैसे बहती है, तो उन्होंने उस करंट को विस्थापन धारा यानी डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दिया, जिसका सूत्र होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। यानी समय के सापेक्ष फ्लक्स में जो चेंजिंग हो रही है उसमें एप्सिलॉन नॉट से गुणा कर देते हैं तो विस्थापन धारा की वैल्यू बन जाती है। फिर इसमें अगला पार्ट कहा था विस्थापन धारा और चालन धारा के बीच कितना कालांतर होता है, तो 90 अंश का दोनों के बीच में कालांतर होता है। उसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 5 का 5वां खंड, और ये जो चौथा खंड इसको हमने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि व्यतिकरण पर बहुत मतलब सेटों में ये सवाल आ चुका है और इस पे अलग अलग से वीडियो देखो। ये जो 5वें का चौथा है प्रकाश का ध्रुवण है और ये गॉस का नियम है, ये इतना सारा ये जो है ये सेपरेट वीडियो है सभी टॉपिक पर। तो जो भी टॉपिक पर वीडियो पहले से बन चुके हैं उनको हम छोड़ देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे जो सवाल है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कार्यफलन वाले धातु में 4000 एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन के अधिकतम वेग और रेखीय संवेग की गणना कीजिए। तो इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे। तो सवाल में दिया हुआ था कार्यफलन, जिसको W या फाई से लिखते हैं, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको जूल में बदलेंगे, इलेक्ट्रॉन के आवेश की वैल्यू रखनी पड़ेगी, जूल में बदल जाएगा। लैम्डा की वैल्यू 4000 एंगस्ट्रॉम है, उसको मीटर में बदलने के लिए 10 पीरियड 10 की घात से गुणा करेंगे तो 4 गुणे 10 पीरियड 7 की घात मीटर बन जाएगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है hc बाई लैम्डा माइनस ओमेगा, जहाँ ओमेगा ये W कार्यफलन है। तो सारी वैल्यू रखने के बाद अगर हम सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0.95 गुणे 10 पीरियड 19 जूल आएगी। अब काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है हाफ mv², m की वैल्यू रखेंगे 9 गुणे 10 पे ऋणात्मक की घात और 1/2। सारे प्रोसेस को हल करेंगे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे। तो हल करने के बाद हमें मिलेगा यहाँ पे 4.58 गुणे 10 पे पावर 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अगर हमें निकालना हो रेखीय संवेग तो उसका सूत्र होता है m इंटू वी। तो m की वैल्यू 9 गुणे 10 पीरियड 31 और v अभी जो निकाला गया है उससे गुणा करा देना है। तो आपका रेखीय संवेग आ जाएगा लगभग 4.122 गुणे 10 पे पावर 25 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला जो सवाल है वो है 6वें का ऑप्शनल, जिसमें कि व्हीट स्टोन ब्रिज है। अब कैसे पता चलेगा, देखो 12 में 6 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा और 6 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब ये जो लिखा है ये किसी काम का नहीं, यानी 2 माइक्रोफैराड में आवेश की वैल्यू अगर निकालनी है तो 0 होगा, इसमें किसी टाइप का कोई चार्ज नहीं है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इसका 0 है। तो इसमें पूछा इसकी तुल्य धारिता बताओ। तो जब ये किसी काम का नहीं है तो ये दोनों लोग श्रेणी क्रम में है और ये दोनों लोग श्रेणी क्रम में, और फाइनल रिजल्ट दोनों का समांतर क्रम में है। तो हमने एक ही लाइन में लगा दिया है पूरा। तुल्य धारिता मतलब हमने यहाँ पे इसको C1 नाम दिया, इसको C2, C3, C4, यानी 1 और 3 जो ये है श्रेणी में है और 2, 4 श्रेणी में। तो 1, 3 का रिजल्ट ये होगा और 2, 4 का रिजल्ट ये होगा। तो चूंकि उसके बाद का जो रिजल्ट है दोनों पैरेलल हैं तो पैरेलल लाइनें दोनों डायरेक्ट जोड़ी जाती हैं। तो हम सारी वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो 6 माइक्रोफैराड आएगा। ये हो जाएगी कुल तुल्य धारिता। फिर इसमें पूछा था 3 माइक्रोफैराड में कुल कितना आवेश है, तो जो आवेश इसमें होगा वही आवेश इसमें होगा क्योंकि ये पूरी एक ही लाइन है। तो हम क्या करेंगे, इस पे आवेश की वैल्यू निकाल लेंगे। आवेश की वैल्यू निकालने के लिए Q मतलब होता है C इंटू V। तो यहाँ की टोटल धारिता जो कि है 2 माइक्रोफैराड और गुणे 10 यानी 20 माइक्रोकुलाम। ये इसमें भी 20 माइक्रोकुलाम होगा और इसमें भी 20 माइक्रोकुलाम होगा। अगर ऊपर वाले का निकालना हो तो इनकी तुल्य धारिता जो कि है
4 माइक्रोफेरेड, उसमें 10 से गुणा करा देंगे तो आएगा 40 कूलाम, यानी 40 कूलाम यहाँ रहेगा, 40 कूलाम यहाँ रहेगा और 20 कूलाम यहाँ, 20 कूलाम यहाँ रहेगा। तो यही इसका जवाब है। और उसके बाद जो आगे का सवाल हम उसको आगे के पार्ट में सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही।